वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेज फॉर क्लास 11th। आज हम लोग 11th क्लास के वीडियो में कुछ अपने पहले सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे उसमें हम लोग सबसेट, कुछ टाइप्स ऑफ सेट की बात किए थे, तो उसी में कुछ आगे बढ़ते हुए कुछ और बेसिक टाइप्स ऑफ सेट और कुछ ऑपरेशंस हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। तो इसमें हमने पहले राइट डाउन कर दिया है कि आज हम लोग किस किस टॉपिक पर मेनली फोकस करेंगे। ये मेन टॉपिक आपका होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इसके बाद इंटरवल्स, यूनिवर्सल सेट, और तब उसके बाद ऑपरेशंस ऑफ सेट पर जो हम लोगों को सिलेबस में जानना है, जिसके ऑपरेशन को करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टर्म को डिफाइन करते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो मीनिंग के हिसाब से आप देखते हैं कि फाइनाइट अगर है कोई सेट, तो इसका मतलब कि उस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होना चाहिए। तो अ सेट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कांस्टेंट और फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, आपको 10, 20, 50, 100, लाख, 2 लाख, 4 लाख कुछ भी हो, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ सेट्स, टोटल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, चाहे वो नंबर जितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर एक फिक्स नंबर हो तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और अगर उस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं हो, काउंटलेस हो, एंडलेस हो, तब उनको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप लिखते हैं कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि 100 तक आपने लिख दिए, काउंटिंग नंबर बढ़ रहा है आपका। तो अगर ये 100 तक आ गया, लास्ट 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 और बढ़ते गया और लास्ट नंबर हमारा 100 है, तो इसका मतलब हुआ कि हमने टोटल 100 एलिमेंट को ही इसमें लिया है। 101 एंड ऑनवर्ड्स इसमें नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये फाइनाइट हो गया है सेट। अब मान लीजिए कि कहा जाए कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर कुछ नहीं दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब इन्फिनिटी तक जाएगा, इसमें पूछा जाए कि इस सेट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 100 आप बोल देंगे। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये नहीं आप काउंट करेंगे कि 1 2 और 3, मात्र 3 नंबर लिखे गए हैं, तो हमको 3 लिखना है, बाकी इस साइन का, डॉट डॉट साइन का कोई मतलब नहीं है। तो वैसा नहीं होता है, ये डॉट डॉट साइन इंडिकेट करता है कि दिस सीरीज इज गोइंग टू इन्फिनिटी, ये लास्ट तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का कंसेप्ट यही ध्यान रखना है कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, कांस्टेंट हो, चाहे जितना भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर फिक्स नहीं हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेंट करता है अगर सेट, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये इनफाइनाइट सेट। जी, इसमें अब कभी कभी कन्फ्यूजन में पूछ दिया जाता है कि एम्प्टी सेट या नल सेट आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो एम्प्टी सेट अगर कोई होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो 0 होगा। टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट की बात की जाए तो आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। इसके टोटल नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर n लिख देते हैं, नंबर ऑफ 5 मीन्स नंबर ऑफ एम्प्टी सेट। तो ये नंबर ऑफ एम्प्टी सेट का मतलब कितना हुआ, इसमें 0 आ गया, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 यानी एम्प्टी सेट भी आपका एक फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपका फिक्स हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 5 फाइनाइट में ही। और उसके बाद इनफाइनाइट तो बाकी आप समझ गए। इसके बाद हम लोग एक सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं। तो इंटरवल्स में देखिए यहाँ पर
जैसे हम लोग इंटरवल की बात आती है, तो जैसे अभी हमने सेट का एग्जाम्पल लिया था, इसके प्रीवियस भी कई टॉपिक को समझाने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के सेट का एग्जाम्पल लिए थे। तो उसमें आप देख रहे थे कि नंबर इंटीजर के रूप में या होल नंबर के रूप में या काउंटिंग नंबर के रूप में हम लोग ले रहे थे। तो उसमें फिक्स था कि 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है, उसके बीच में कोई होल नंबर, इंटीजर या काउंटिंग नंबर नहीं आता है। लेकिन अगर हमको कहा जाए कि 1 से लेकर के 4 के बीच में, चाहे 1 से लेकर के 2 के बीच में, चाहे 1 से लेकर के 1.1 के बीच में, यानी कोई भी 2 फिक्स नंबर दिया जाए और कहा जाए कि उनके बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड करते हुए एक सेट को रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा जाए कि 1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर को लेकर के आप उसको सेट के रूप में लिखिए, तो हम लोग डायरेक्ट रोस्टर नंबर में, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 1, 2, 3 तो आप लिख देंगे, या 1 और 3 के बीच में कहा जाए तो 2 तो लिख देंगे, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग से लेकर के और 3 पॉइंट समथिंग यानी 3.0 के पहले तक का जो भी नंबर होगा उसमें होगा। और आप पहले से जानते हैं कि किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं। कहीं से भी कोई 2 पॉइंट लेंगे, उनके बीच में इनफाइनाइट होते हैं। तो अगर हम इनफाइनाइट नंबर हैं तो हम तो उसको पार्टिकुलरली किसी वे में लिख नहीं सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के रूप में। लेकिन हमको उनका रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो रेफरेंस कैसे लेंगे? तो जो इनफाइनाइट किसी रियल नंबर के सेट का अगर हम कोई पार्ट लेते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं। तो इंटरवल दूसरे कुछ नहीं है। इंटरवल्स क्या हैं? तो ये रियल नंबर के सबसेट्स हैं, डिफरेंट रियल नंबर के सबसेट्स हैं, जिनको हम 2 नंबर के बीच में फिक्स करते हैं। इंटरवल का मीनिंग सीधे गैप होता है। तो 1 से 3 तक कहा जाए, यानी 1 से स्टार्ट करके 3 के बीच के जितने भी नंबर हैं ये होंगे। अब इसी में बात आ जाती है कि कभी हमको ऐसा रेफरेंस लेना पड़ता है कि 1 और 3 को छोड़ करके बाकी बीच के सारे रियल नंबर कंसीडर करना है। और कभी हमको केस आ जाता है कि 1 और 3 दोनों को इंक्लूड करते हुए दोनों के बीच के सारे रियल नंबर को कंसीडर करना पड़ता है। और उसी में उसका सब स्टेज हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 को कंसीडर करना है 1 से लेकर के, लेकिन 3 को छोड़ देना है, या फिर 1 के बाद से शुरू करना है और 3 के पहले तक 3 तक लेना है। तो इस टाइप से हम लोग डिफरेंट टाइप के इंटरवल बना सकते हैं। तो मेन टाइप्स ऑफ इंटरवल आपके 2 होते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर इंटरवल हुए क्या? तो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ये बेसिकली इंटरवल्स क्या हो गए? तो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये इंटरवल्स हो गए। इंटरवल्स इक्वल्स टू, अब इसके मेन टाइप्स, मेन टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। तो मेन टाइप्स ऑफ इंटरवल में कौन कौन आएंगे? तो इसमें 2 टाइप हो जाते हैं। एक टाइप होता है क्लोज, आप क्लोज भी लिख सकते हैं या क्लोज्ड भी लिख सकते हैं, डी लगा भी सकते हैं। तो क्लोज इंटरवल, और सेकंड हो जाएगा ओपन इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है कि ऐसा रियल नंबर का कोई ऐसा सेट जिसमें फर्स्ट और लास्ट पॉइंट फिक्स हो और उनको इंक्लूड किया जाए, तब हम उसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल।
और कोई ऐसा सबसेट लिया जाए रियल नंबर का जिसमें फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ये फिक्स नहीं हो, तब हम उनको बोलेंगे ओपन इंटरवल। तो अब इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, मीनिंग के हिसाब से तो सीधा हो गया कि जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स हों वो हो गया क्लोज इंटरवल, और जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं हो वो इंटरवल हो जाता है, वो सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाता है ओपन इंटरवल। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे क्लोज इंटरवल हमको एक्सप्रेस करना है तो क्लोज इंटरवल को हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं कैसे, तो जैसे अगर हमको लिखना है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी x आपका रियल नंबर है और a कोई नंबर है और उसका वैल्यू x से छोटा हो, और x आपका कोई नंबर है जिसका बड़ा हो, यानी x का वैल्यू जो x है वो आपका रियल नंबर होना चाहिए। सबसे पहले ये माइंड में रखिए कि इंटरवल जब भी होगा तो रियल नंबर का सबसेट होगा, वो इंटीजर होल नंबर नहीं इंक्लूड करें, क्योंकि इंटीजर और होल नंबर में रेगुलर फिक्स होते हैं गैपिंग, रियल नंबर में गैपिंग फिक्स नहीं होती। तो इसलिए जब सारे को रेफरेंस में लेना होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर कंसीडर करते हैं, तभी हम लोग वहाँ पर इंटरवल का यूज करते हैं। तो अब वो इंटरवल यानी ऐसा होना चाहिए कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी जो एलिमेंट हो वो रियल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वो x a और b के बीच होना चाहिए, यानी x का वैल्यू a भी हो सकता है, a से बड़ा भी हो सकता है, b भी हो सकता है, b से छोटा भी हो सकता है। यानी a और b के बीच के सारे नंबर तो लिए ही जाने हैं, कंसीडर करना ही है, लेकिन साथ में इक्वल टू का चिन्ह है, यानी a को भी लेना है, b को भी लेना है। तो a आपका एक नंबर हो गया, b आपका एक नंबर हो गया, फिक्स हो गया। तो अब हम इसी बात को क्लोज इंटरवल में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इस चीज़ को हम लोग लिमिट से डिनोट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है मिनिमम वैल्यू है a, मैक्सिमम वैल्यू है b, तो हम लिख देंगे कि a b। और यहीं पर ध्यान दीजिए कि क्लोज इंटरवल जब ये रेफरेंस हमको लेना है तो इसके लिए सीधे बिग ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में उसको घेर देते हैं। तो दोनों साइड से जब ये क्लोज हो गया बिग ब्रैकेट में आप इसको इंक्लूड कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये क्लोज इंटरवल लिया गया है, यानी a और b के बीच के सारे नंबर को कंसीडर तो करना ही है, साथ में आपको a भी कंसीडर करना है और b भी कंसीडर करना है। अब a b का कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, a आपका छोटा होगा, b आपका बड़ा होगा। जैसे क्लोज इंटरवल ऑफ 2 4, यहाँ पर ले लिए 2 3 क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से लेकर के और 3 के बीच का नंबर टोटल होगा। तो अगर कहा जाए कि इसको बिल्डर फॉर्म में लिखिए या उसका मीनिंग एक्सप्लेन कीजिए तो क्या लिखेंगे आप कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 2 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन और इक्वल टू 3। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लिमिट को, लोअर लिमिट को यहाँ लिखना है, अपर लिमिट को यहाँ लिखना है, बीच में ये लिखना है। अब इसी तरीके से दूसरा हो जाए आपका ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सेम यही बात, x सच दैट x बिलोंग्स टू r तो होगा ही, और a आपका लिमिट रहेगा x और x लेस देन b। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें नीचे वाला जो इक्वल टू है लेस देन और इक्वल टू, तो इसमें केवल लेस देन रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट में कर देते हैं ए बी, या फिर इसको उलट देते हैं। क्लोज इंटरवल में जो सिंबल देते हैं इसको उल्टा लिख देते हैं, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। तो अब ये हो जाएगा, ऐसे उलट दिए और यहाँ पर लिखेंगे ए फिर बी और इसको ऐसे उलट दिए। तो ये दोनों का मीनिंग सेम है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए। अब एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल, इसी चीज़ को हमको ओपन में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, 2 3 ऐसे भी लिखिए, चाहे 2 3 लिख करके और ये इधर से
ओपन कर दिए, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ओपन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लोज है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस देखते हैं, उसमें आपको इंटरवल लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। इन इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादातर केस में आता है। अब इसके बाद क्या बात आती है इसमें कि अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, ये कोई नंबर हो गया आपका, इधर जा रहा है इधर जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका नंबर ले लिए हैं ए और यहाँ पर ले लिए हैं नंबर बी। तो अगर हमको क्लोज इंटरवल दिखाना होगा तो क्लोज इंटरवल के लिए क्या करना है, हमको ए को भी लेना है, तो ए पर भी पॉइंट दे दिए, बी पर भी पॉइंट दे दिए और दोनों पॉइंट को आप आराम से मिला दीजिए। तो ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। सी आई लिख देते हैं शॉर्ट में। ए से बी तक के सारे एलिमेंट, यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा, डी पॉइंट कर देते हैं इसको और तब इसको मिलाते हैं। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल। और इसी बात को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है कोई नंबर, और ए को नहीं लेना है, बी को नहीं लेना है, लेकिन इसके बीच के सब सारे एलिमेंट्स को लेना है। तो वहाँ पर ए को नहीं लेने का मतलब कि यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा सर्किल बना देंगे ऐसे, जो बीच में खाली रहेगा, ऐसे बनाना है। और यहाँ भी एक छोटा सा सर्किल बना दिए। तो इस सर्किल का मतलब क्या है कि यहाँ तक तो आएंगे लेकिन ये पॉइंट हम नहीं लेंगे, ए तक आना है लेकिन ए को नहीं इंक्लूड करना है। तो ये और इसके बाद इसको मिला देंगे। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो हो गया, ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल ए बी, और ये हो गया आपका ओपन इंटरवल है। ये ए बी, ये ओपन इंटरवल है ए बी। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में बीच में तो लाइन आपको ड्रॉ करना है, लेकिन बस ध्यान रखना है यही कि जब ये क्लोज इंटरवल होगा तो दोनों एंड पॉइंट फिक्स हुए, जब ओपन इंटरवल हुआ तो दोनों एंड पॉइंट फिक्स नहीं हुए, आपके ये वहाँ पर छोटा सा सर्कल देना है। तो इस तरह से इसका ये रिप्रेजेंट, इसको आप ओ ई लिख लीजिए, ओ आई मीन्स ओपन इंटरवल। तो इस तरीके से दोनों का रिप्रेजेंटेशन आप नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं। इसकी ज़रूरत ज़्यादा हमको पड़ेगी जब इनइक्वेशन चैप्टर वाले को शुरू, इनइक्वालिटी वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर ये बात आएगी। तो ये तो हो गया हमारा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। इसके बाद एक टर्म दिया गया है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि कोई भी ऐसा लार्जर सेट जिसमें हम जितने सेट कंसीडर कर रहे हैं वो सारे कंसीडरिंग सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो अ लार्जर सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंसीडर्ड सेट्स और सेट्स टू बी कंसीडर्ड इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ लिख सकते हैं, सीधे समझ जाना है आपको कि वो क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेट में डिफिनीशन रटे रटाए की तरह रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझ लीजिए, उसका सिम्बलाइजेशन देख लीजिए, बस काम पूरा हो गया। तो वहाँ पर यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द लार्जर सेट और अ सेट दैट इंक्लूड्स all the elements of the sets to be considered is known as universal set। यानी कोई ऐसा सेट जिसमें वो जितने भी हम सेट कंसीडर कर रहे हैं वो पार्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए या उस पार्टिकुलर रेफरेंस में, तो उस पार्टिकुलर रेफरेंस में जितने भी सेट कंसीडर कर रहे हैं तो उन सारे सेट्स के सारे एलिमेंट एक सेट में कंसीडर कर लिए जाएं तो जो वह लार्जर सेट होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा सेट और उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अब जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं यूनिवर्सल सेट, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं लार्ज। जैसे मान लीजिए ए आपने ले लिया 1 2 3 और बी ले लिए हम 2 4 6 और सी ले लिए 3 5 7।
तो अगर कहा जाए कि ए बी सी के रेफरेंस वाला एक यूनिवर्सल सेट बनाइए, तो यूनिवर्सल सेट बहुत सारे हो सकते हैं इसके। तो अब उसमें यूनिवर्सल सेट कौन आएगा? मान लीजिए कि हम लोग यू एक ऐसा सेट कंसीडर कर रहे हैं जिसमें आपके एलिमेंट 1 2 3 4 ... 9 तक हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 A B और C ये 3 सेट हैं और इनके लिए एंड, और U एक ऐसा सेट लिया गया है जिसमें 1 2 3 4 ... आपका पूरा यहाँ तक गया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि U इज द यूनिवर्सल सेट इन दिस रेफरेंस फॉर द सेट A B एंड C, यानी A B C जो हम लिए हैं तो U इन सारे सेटों के लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, क्योंकि इसके भी तीनों एलिमेंट इसमें हैं, इसके भी तीनों एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड हैं, इसके भी तीनों एलिमेंट उसके इंक्लूडेड हैं। एक्स्ट्रा एलिमेंट U में रह सकता है, नहीं रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना रेफरेंस वाला जो सेट जितना हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, उनके सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, तो वही आपका यूनिवर्सल सेट हो जाता है। सबसे बड़ा सेट का रेफरेंस हम ले लिए। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं यूनिवर्सल सेट पर और आपके एम्प्टी सेट पर, कि अगर कोई ये सेट हो A, अगर उसमें हम लोग 5 मिलाते हैं तो ये हमारा हो जाता है A। लेकिन ये जो सिंबल हम लोग यूज किए ये क्या चीज़ है, तो पहले जब हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट क्लियर कर लेते हैं तो हमको ये ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, इसलिए हम लोग यूनिवर्सल सेट के बाद आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट पर। अब देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट ये मेन चीज़ है जो आपको करना होगा। तो इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे कि बेसिक ऑपरेशंस या अलजेब्रा ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं उसको, कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जो सेट में जनरली यूज किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग मेन जो ऑपरेशंस हैं इसमें 3 तरह के ऑपरेशन की बात करते हैं। जैसे जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सेट जो है कुछ विशेष रेफरेंस में लिया गया है, विशेष तरीके से डिफाइन किया गया है, तो इसमें हम लोग दोनों को मिलाते हैं। जैसे जनरल अलजेब्रा में एडिशन का कॉन्सेप्ट होता है तो उसी टाइप से इसमें यूनियन का कॉन्सेप्ट होता है, और उन्हीं दोनों को रेफरेंस लेकर के एक और कॉन्सेप्ट होता है जो एक्स्ट्रा होता है इसमें, उसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो जैसे यूनियन का मतलब होता है मिला देना, ग्रुप बना लेना, टू मेक ग्रुप। तो यूनियन ऑफ सेट में क्या करते हैं कि सेट का फंडामेंटल चीज़ तो आपको याद है कि सेट को हम लोग रोस्टर बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, और जब भी सेट को लिखते हैं तो उसमें किसी एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो वो हर जगह चलेगा। तो अब यूनियन ऑफ सेट को हम लोग लैंग्वेज में या बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि A यूनियन B, यू की तरह सिंबल दिया जाता है, ये यूनियन होता है। तो A यूनियन B इक्वल्स टू हो जाता है X such that X belongs to A और X belongs to B। ये मेन चीज़ ध्यान देना है। A यूनियन B यानी A कोई सेट हो, B कोई सेट हो और दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन लेने का मतलब क्या हुआ है कि वो एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट A में भी इंक्लूड हो सकते हैं और B में भी हो सकते हैं, या फिर दोनों में भी हो सकते हैं। A और B का मतलब ही क्या हुआ कि वो या तो A में हो सकते हैं नहीं तो B में हो सकते हैं। तो जब A में कहा जाए और B में कहा जाए तो इसका मतलब हो गया कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जो A और B दोनों में हो, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है आपको ट्रिक के रूप में, कि जब यूनियन की बात की जाए इसमें नॉट वाली बात नहीं है, निगेशन ऑफ वाली बात नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू वाली बात नहीं है। तो उस केस में ये और का मीनिंग होगा यूनियन, ये याद रखिएगा। कहीं भी आपको नॉट इक्वल टू का केस नहीं दिया हुआ, बिलोंग्स टू या
इज एन एलिमेंट ऑफ दिया हो, तो उस केस में अगर और लिखा जाए तो और का मीनिंग आपको यूनियन समझना है। तो ये कैसे होगा, जैसे एलिमेंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि A इक्वल्स टू 1 2 3 और B में हम ले लेते हैं 2 3 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि देयरफॉर A यूनियन B इक्वल्स टू 1 2 3 यूनियन 2 3 5। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 5। ये हो गया आपका A यूनियन B। और उसी तरीके से इंटरसेक्शन की जब बात करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसी साइन को इन्वर्स करके, यानी A इंटरसेक्शन B आपका हो जाएगा और A इंटरसेक्शन B को हम लोग क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, तो X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पर मेन ध्यान देना है कि एंड और यहाँ पर इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन का सिंबल देते हैं तो यूनियन का सिंबल को जस्ट अपोजिट करते हैं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, तो ये इंटरसेक्शन पढ़ते हैं इसको। और यहाँ पर जो मीनिंग उसका लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पर और होता है यूनियन के लिए और एंड होता है आपका इंटरसेक्शन के लिए। यहाँ पर लिखा गया है कि X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। इसका मतलब कि X ग्रुप में हमको ऐसा एलिमेंट लेना है जो एलिमेंट A में भी रहे और B में भी रहे, एंड है तो दोनों में इंक्लूड होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे ऊपर वाला ही सेट अगर हम लोग लेते हैं इसी रेफरेंस सेट के लिए, तो A इंटरसेक्शन B अगर कहा जाए तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 5, और तब हम इसको लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो देख रहे हैं कि 1 इसमें प्रेजेंट है फर्स्ट में, सेकंड में नहीं है तो 1 छोड़ देंगे, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, तो एंड वाला ले रहे हैं इंटरसेक्शन वाला, तो हमको वहाँ पर कॉमन लेना है, नहीं 2 लिखेंगे। इसके बाद 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 को हम लिख देंगे, और 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट का सेट होता है वो इंटरसेक्शन होता है, और जो सबको मिला करके सेट बनाया जाता है वो हमारा यूनियन होता है। तो ये दो चीज़ मेन है, ये दोनों जस्ट लाइक एडिशन की तरह काम करते हैं, लेकिन एडिशन में ही दो हो जाता है, एक और का केस हो जाता है, एक एंड का केस हो जाता है। और जब नॉट इक्वल टू की बात आती है दोनों जगह, तो वहाँ पर यही मीनिंग उलट देता है, यानी और हो जाएगा इंटरसेक्शन के लिए और एंड हो जाएगा यूनियन के लिए। कब? जब दोनों जगह यहाँ पर नॉट की बात है। जैसे एक X such that X does not belong to A and X does not belongs to B, तब उसका मतलब क्या हुआ कि A यूनियन B का केस हो गया, नॉट वाला केस हो गया। उसी तरीके से और की बात जहाँ है तो और बीच में अगर लिखा हो तो X नॉट बिलोंग्स टू A और X नॉट बिलोंग्स टू B, तो इसका मतलब क्या हुआ कि X नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो जब नॉट का केस होता है तो वहाँ पर आपको उलट देना है, ये मीनिंग ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद तीसरा ऑपरेशन इसी में आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि A माइनस बी, यहाँ पर निगेटिव साइन देते हैं A माइनस बी, तो A माइनस बी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसका मीनिंग यही हुआ। 3 आपको बात याद रखना है। तो एक मीनिंग हो गया आपका कि यूनियन में
कि ए में हो सकता है या बी में हो सकता है, इंटरसेक्शन में हुआ कि ए में भी होना चाहिए बी में भी होना चाहिए, और डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब हुआ कि उसको ए में होना चाहिए, पहले सेट में जो डिफरेंस निगेटिव साइन के पहले वाला जो सेट है उसमें होना चाहिए उस एलिमेंट को, लेकिन बाद वाले में नहीं होना चाहिए। तो हम लिखते हैं कि एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ये मेन है, इसी से रिलेटेड एक आ जाता है आपका कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो मान लीजिए कि सेट का नाम आप ए लिखे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिखेंगे, स्टार यहाँ लगाते हैं, थर्ड नंबर नहीं देते हैं ये। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, कोई सेट है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश और ए सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर लेंगे तब जो आपका सेट आएगा उस सेट को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। अब ये जब यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस की बात आप समझ लिए तो इसी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए हो तो ए यूनियन फाई, तो हमेशा याद रखें ठीक कि कोई भी दो सेट लिया जाए उसमें एक सेट दूसरे सेट का अगर सबसेट है तो उस कंडीशन में जब यूनियन लिखेंगे तो बड़ा वाला सेट आएगा यानी सुपर सेट आएगा, अगर इंटरसेक्शन लिखेंगे तो वहाँ पर छोटा वाला सेट आएगा यानी सबसेट आएगा। तो ए और ले रहे हैं फाई, तो यहाँ पर ए में एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब यूनियन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन फाई लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा फाई। उसी तरीके से यूनियन की बात करते हैं तो ए यूनियन यू लिया जाए, ये यू सेट हो गया तो ए यूनियन यू, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, यू हो गया। यूनियन में लेना है तो बड़ा वाला लेना है। ए इंटरसेक्शन यू लिया जाए तब इसमें कौन छोटा हो गया, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा लेंगे तो ए हो जाएगा। ई कब करना है, तो जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो उसमें छोटा वाला जो होगा इंटरसेक्शन होगा, बड़ा वाला जो होगा यूनियन होगा। तो ये फाई और इन्फिनिटी के रूल हो गए, माने यू और फाई के रूल हो गए एम्प्टी सेट या यूनिवर्सल सेट के। ऐसे ही एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट रूल। जैसे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए होता है, ऐसे ही ए यूनियन ए इसका भी वैल्यू ए होता है। यानी कि एक ही सेट का अगर उसी के साथ इंटरसेक्शन किया जाए या उसी के साथ यूनियन लिया जाए तो हमेशा वही सेट होता है। ए आइडेम्पोटेंट रूल बोलते हैं इसको, आइडेम्पोटेंट रूल चाहे लॉ। और एसोसिएटिव लॉ का भी यूज करते हैं, जैसे आप कॉम्पिटिटिव लॉ में जानते हैं, एसोसिएटिव लॉ में, कॉम्पिटिटिव लॉ में ए और बी आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसे ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। और अगर ब्रैकेट को चेंज करते हैं तो एसोसिएटिव लॉ हो जाता है, जैसे ए यूनियन बी और ब्रैकेट में दिया जाए आपको यूनियन सी, ए यूनियन बी को एक ब्रैकेट में तब यूनियन सी किया जाए तो ये वैल्यू ए यूनियन बी यूनियन सी को एक साथ ब्रैकेट पर लेने पर हो जाता है, तो वो आपका एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। जैसे वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के, और ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा तो एसोसिएटिव लॉ हो जाता है जनरल रूल की तरह। और इसमें इंटरसेक्शन में भी ये चीज़ लागू होता है। तो ये कुछ अलजेब्रा के जनरल रूल्स हैं। आपको ये तीन चीज़ मेन माइंड में रखना है कि यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लेने के बाद क्वेश्चन का जनरल ट्राई कीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें वेन डायग्राम बता देंगे कि इस ऑपरेशन से रिलेटेड हम कुछ वेन डायग्राम बनाएंगे। सिंबॉलिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सेट का कैसे होता है, वही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करते हैं सेट का, वही बेसिकली आपका
वेन डायग्राम होता है, तो उसको हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। और इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। तब तक आप इस चैनल को देख करके, इस वीडियो को देख करके इसके टर्म्स को, टॉपिक्स को और इसके पहले के भी वीडियो में जो बताए गए हैं डिफरेंट टॉपिक्स को अपडेट कर लीजिए। इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपको 1.1 और 1.2 एनसीईआरटी में वो कंप्लीट कर लीजिए। आगे के एक्सरसाइज में भी ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।